प्रणाम है देवभूमि हिमाचल को और नमस्कार है आप सबको। तो हमारे इस ज्ञान प्रवाह में ये जो हमारी एक पुष्पांजलि है अर्श ज्ञान प्रवाह, इसी सिलसिले में आज हम आपके साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत को मिलवाने जा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस कड़ी में, इस क्रम में ऐसे लोग जो हमारा पुराना ऋषियों का ज्ञान है, जो उनकी सोच है, आधुनिक काल में जो हम तक वो लोग पहुंचा रहे हैं अनेक विधियों से, क्रियाओं से, शिक्षाओं से, उनके बारे में इस क्रम में बातचीत हो। तो आज हमारे साथ हैं योगी अनुराग जी, जिनका संबंध है आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ। तो सबसे पहले योगी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी हम जय गुरुदेव बोलते हैं या गुरुदेव की बात आती है तो आधुनिक काल में जो पहला चेहरा हमारे सामने आता है वो है श्री श्री रविशंकर जी का। तो आपका संबंध रविशंकर जी से कब हुआ, कब आप उनको पहली बार मिले और किस प्रकार का ये मिलन था? हम नौकरी करते थे नोएडा में और थोड़ा 2002 में थोड़ा आईटी इंडस्ट्री में उथल पुथल थोड़ा चल रहा था। तो थोड़ा तो स्ट्रेस रहता था। वैसे हम बहुत इतना स्ट्रेस में रहते नहीं थे, पर उस समय थोड़ा उथल पुथल था। तो किसी ने हमको बोला कि ये आर्ट ऑफ लिविंग शिविर आप कर लीजिए। तो हमने उनको बोला ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कराएंगे तो हम करेंगे, वरना उनके शिक्षकों से हम नहीं करेंगे। हमने ऐसे करके बोला। इतना आपका पहले से ही स्नेह था? तो नहीं, हम जानते नहीं थे, हमने देखा नहीं था गुरु जी को। हम बोले गुरुदेव कराएंगे तो दिल में एक इच्छा था कि उनसे करेंगे। क्या बात है। हम उनको बाई फेस भी नहीं जानते थे। तो वो लोग बोले नहीं, वो तो अगले लेवल का शिविर कराते। एंट्री लेवल जो शिविर होता है हैप्पीनेस प्रोग्राम, उस समय बेसिक कोर्स बोलते थे कि बेसिक कोर्स आपको शिक्षकों से करना पड़ेगा। ठीक। तो फिर हम रिस्पॉन्ड नहीं किए। तो कुछ समय बाद वो वॉलंटियर हमको फिर आके बोले कि ऑल इंडिया मेडिकल में गुरुदेव का ब्रेथ सिंपोजियम है, सुदर्शन क्रिया के ऊपर एक रिसर्च चलती है, अभी भी चलती है। जी। तो उसमें गुरुदेव आ रहे हैं, उनका डिस्कोर्स है, आप वहाँ आ जाइए। तो हम पहली बार गए वहाँ, हमने पहली बार उनको देखा। अच्छा। और हम किस साल की बात है? 2002 में। 2002 में मई जून का समय था। और हम स्पोर्ट्स में थे और बहुत हाँ, ये सब बहुत एक्टिव थे, इंजीनियरिंग का काम करते थे। तो कभी आंख बंद करके बैठना, ध्यान लगाना, ये हमको लगता था हमारी प्रवृत्ति बहुत में व्यस्त जीवन शैली है पूरे। हाँ, वो एक होता है ना बहुत महानगर की जो जिंदगी, बाह्यमुखी, खूब पूरी तरह से बाह्यमुखी। तो हमको लगता था ध्यान करना, आंखें बंद करके बैठना तो हमारे स्वभाव में नहीं है। फिर गुरुदेव पर हाँ, बचपन से आध्यात्मिक संस्कार थे। माता जी के गुरु जी थे, घर में सत्संग होते थे, वो सब हमने देखा था। तो हमने सोचा कुछ गुरुदेव कुछ डिस्कोर्स करेंगे। रात को 9:45 बजे वो आए और हमने सोचा कुछ भाषण देंगे, अभी कुछ डिस्कोर्स होएगा। तो हमने ऐसे राह देखे, कुछ नहीं बोले, बोलते हैं कि चलो थोड़ी देर ध्यान कर लेते। अच्छा। ऐसे करके बोलते। तो हमें लगा ये तो कितना सॉफ्ट बोलते हैं, कोई गुरु इतना सॉफ्ट बोलेंगे, ये 2000 लोगों को कैसे संभालेंगे। अरे हमारे मन में ये सब बातें चली। फिर ध्यान किया तो हमें कुछ ज़्यादा समझ तो आया नहीं। उन्होंने बोला कैसा लगा? ठीक ही लगा। बोले 20 मिनट गुजर गए, पता चला नहीं पता चला। ये सब बात गुजर गई। पर अगले दिन हमारे विचार में इतना गहरा कुछ असर कर गया। हमको कंप्यूटर के स्क्रीन पे भी वही दिखाई दें, सब जगह वो दिखाई दें। तो हम ये शनिवार की बात है और मंगलवार से शिविर होता था, हम चुपचाप शिविर में जाके बैठ गए। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो कहते हैं बड़ा सौभाग्य होता है, बड़े अच्छे पुण्य कर्म होते हैं हमारे कि गुरुदेव मिलें और फिर उनसे एकदम से इतना अनुराग हो जाना, इतना प्यार हो जाना, ये तो अपने आप में एक किस्म का चमत्कार ही होता है। तो वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश में श्री श्री योग जो है उसके निदेशक हैं। तो कैसा महसूस होता है और किस प्रकार का अनुभव है ये? सीधा मैंने आपको एक जंप लगा दिया शुरुआत से 2026 में ले आए हम आपको। नहीं, महसूस अच्छा होता है क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जो दिल के मेरे बड़े करीब है। और मैं पिछले 20 साल से यही हूँ, 2006 से लेकर अभी 20 साल से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थान से योग को जन जन तक लेके जाना, ये एक मुहिम है। अच्छा भी लगता है और कहीं एक तरह से अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि अच्छा लगता है मुझे इसलिए कि हम वो काम कर पा रहे हैं
और अच्छा मुझे इसलिए नहीं लगता है कि अभी जो हम जैसे चाहते हैं कि योग घर घर में आए, विदेशों में मुझे लगता है योगा को अभ्यास करने वाले लोग अधिक है। हम तो देवभूमि में रहते हैं, जन जन में, घर घर में, बच्चों बच्चों में, युवाओं में, हर उम्र के लोगों में वो योग हमारी जीवन शैली में उतरे, इसके लिए मुझे थोड़ा लगता है हमें प्रयासरत रहना चाहिए। आपको लगता है कि हम हालांकि एक हमें संस्कार रूप में योग मिला है और एक दिव्यता मिली है, मगर हम उसको अपने जीवन में जिस तरह से उतारना चाहिए वो उतार नहीं पा रहे, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? सच्ची में हम कई बार, गुरुदेव अक्सर ऐसा बोलते हैं, जब 45 साल पहले आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत करी तो किसी भी प्रोग्राम के नाम में योग नहीं डाला, सारे प्रोग्राम योग थे, पर हैप्पीनेस प्रोग्राम, संस्थान का नाम रखा आर्ट ऑफ लिविंग। क्यों? चूंकि हमारे देश में ही योगा को लेके एक किस्म से वो मतलब मिथ थे और लोगों के मन में एक पूर्व धारणा बहुत ज़्यादा थी कि कहीं पहाड़ों में जाएंगे, बिना कपड़ों के रहेंगे, बहुत मतलब योग को लेके भी भ्रांतियां जिनको हम कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, योग सबके लिए नहीं है, उस तरह की चीज़ें थी। अब अभी जो पिछले 10-15 सालों में जो एक परिवर्तन दुनिया भर में आया, ये बहुत अच्छा है, बहुत एनकरेजिंग है और हमें इसमें आगे रहना चाहिए। तो कुछ मुझे लगता है ऐसी हम लोगों की मानसिकता हो गई है कि जो चीज़ हमारी अपनी है वो जब विदेश से होकर लौटती है तो हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, लगता है कि अब उन्होंने इसको स्टैंप कर दिया, अब ये करने योग्य है। सच्ची में वो कहते हैं ना कि योग जब योगा हो गया तो भारत में वो दिल के करीब हो गया, तो भारत में भी स्वीकारता बढ़ गई। योगी अनुराग जी, जब हम योग की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो एक गुरु शिष्य परंपरा रहती है, उस परंपरा में ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता है। मगर जब हम आधुनिक समय की बात करते हैं तो BKS आयंगर एक ऐसे योग से जुड़े व्यक्ति रहे जिन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया और विदेशों में वो उसको लेकर गए। और सही बात है आपकी कि जब बहुत सारे विदेशी लोग उनसे जुड़े, यहूदी मेनन जैसे लोग जुड़े और उनको जब समझ आया कि योग में है क्या कुछ, तो एक किस्म से क्रांति का शुरुआत उन्होंने किया। और उसके बाद वो भारत में वापस आया और फिर योग के कई रूप हमने देखे। तो पहले तो हमें लगता था योग है, हठ योग है, अब तरह तरह के योग हैं, कोई पावर योगा है, कोई विन्यास योगा है, कोई अष्टांग है। तो ये जो अलग अलग धाराएं हैं, परंपराएं हैं, इनको आप किस नज़र से देखते हैं और श्री श्री योग जो है वो किस प्रकार विशिष्ट है, क्या खास है इसके बारे में? मतलब आप तो सही कह रहे हो, और कुछ नहीं तो बियर योगा जी, हॉट योगा, यस, योगा मन को ठंडा करने के लिए, उसमें हॉट योगा नहीं। देखिए, अक्सर ये कहते हैं पतंजलि योग सूत्रों से सब योग निकला है जी, और लगभग 180-190 जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी को जो सूत्र है उसमें सिर्फ 3 सूत्र हैं जो बिल्कुल फिजिकल योगा की बात करते हैं। ये गुरुदेव ने बहुत बोला, अभी बहुत पॉपुलर भी हुई वो रील उनकी ना, कि पतंजलि योग सूत्र जो एक ऑथेंटिक टेक्स्ट है, उसमें कुछ और बात है, हठ योग की शारीरिक आसनों की बात इतनी नहीं है, सिर्फ 3 सूत्र आप बता रहे हैं। सच्ची बात है सुमित जी। और आप देखोगे, ठीक है, मतलब उसके वो जरूरी है, जैसे आपने शुरुआत करी कि सब दिव्यता का आशीर्वाद है, लेकिन हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आनंद को अपने भीतर से प्रकट करने के लिए, योग को भी अपने भीतर लाने के लिए, खुशी को अपने भीतर पाने के लिए भी, अपने से जुड़ने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वहाँ शुरू में मेहनत करना पड़ता है, तो इतना फिजिकल का पार्ट होना चाहिए। फिर उसमें प्राणायाम को, ध्यान को, योग माना अपने से जुड़ना, योग माना खुश रहना, अपने स्वभाव में वापस आना, योग माना अपने स्वभाव में वापस आना। गुरुदेव अक्सर ऐसा बोलते हैं कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो योगी नहीं है, हर बच्चा योगी है। और योगा के शास्त्रों में जितना लिखा हुआ है, जितने आसन हैं, प्राणायाम हैं, ध्यान है, मुद्राएं हैं, हर बच्चा वो करता ही है। जी, सहज रूप में हम करते हैं। पर मुख्य उद्देश्य योग का है वो अपने स्वरूप में वापस लौटना, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में वापस। तो आप जब ये श्री श्री योग करवाते हैं तो आप किस पक्ष पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मन के पक्ष पर कि शरीर के पक्ष पर? देखिए, शरीर को तो डेफिनेटली ध्यान देते ही है। अगर शरीर निरोगी नहीं होगा तो मन भी नहीं टिक पाएगा। तो शरीर को पहले सुदृढ़ करना, शरीर को निरोगी करना,
पर शरीर और मन जुड़े हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। फिर मन पे भी काम करना, और फिर मन को भी बुद्धि पे भी काम करना, थोड़ा ज्ञान भी जरूरी है जी, जी। और थोड़ा मन को संभालना, मन को समझना भी जरूरी है। तो मन को समझना, प्राणायाम से मन को संभालना, ज्ञान से बुद्धि को संभालना, और ध्यान से चित्त और अहंकार को एक तरलता में लेके जाना, स्वभाव में, जिससे हम अपने में और अपनी आत्मा में विश्राम करना, अपनी आत्मा में पहुंचना, अपने से जुड़ना। तो क्या आप ये कहेंगे कि श्री श्री योग जो है वो योग की विशुद्ध एक फॉर्म है, उसका एक ऐसा स्वरूप है जो सही है और जिस तरह से हमें योग करना चाहिए वही है? मैंने देखिए, मैं सुमित भैया, मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कुछ और देखा नहीं, सच बताऊं ज़्यादा। मैंने कुछ बहुत जो शास्त्र पढ़े, शास्त्रों से पढ़ा और आर्ट ऑफ लिविंग से सीखा। पर हाँ, मेरा अनुभव व्यक्तिगत रूप से ये है, और जो मैंने पिछले 20 साल से सिखाया लोगों को बहुत सुकून मिलता है, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य मिलता है, सांसों में एक लयबद्धता आती है, मन का तनाव जाते हुए देखता हूँ मैं लोगों को श्री श्री योगा के माध्यम से। बुद्धि से एक पूर्वाग्रह जाता है। अच्छा, एक बुद्धि में जो एक रूढ़िवादिता नहीं रहे, बुद्धि में एक नयापन आए, तीव्रता आए, तीक्ष्णता आए, और चित्त से हमारा ट्रॉमा जाए, नेगेटिविटी हमारे चित्त को ना पकड़े, नकारात्मकता को ना पकड़े, और अहंकार सबको जोड़े। क्या बात है। आत्मा जो दुखों से मुक्त होए, ये मैं लोगों का अनुभव देखा है श्री योगा में इतने साल से। बहुत खूब, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव जैसे वो कहते हैं कि हम नित्य हैं, हम शुद्ध हैं, मगर जब हम जीवन की दौड़ भाग में व्यस्त हो जाते हैं तो हम वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर चिंता, तनाव और इन सब चीज़ों से, कुंठाओं से ग्रस्त हो जाते हैं हम। तो जानना आपसे ये चाहेंगे कि हर आदमी को ये लगता है कि जीवन जीना तो मुझे आता है, इसमें सीखने वाली क्या बात है? तो क्या जीवन को जीना वाकई एक कला है और इस कला में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है योग? हाँ। क्या वाकई कला है जीवन जीना? हाँ, जीवन जीना एक कला है। देखिए, मैं आपको अपना ही अनुभव बताते हैं। हम अपने कॉलेज में टॉपर्स में थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। अच्छा। और काफ़ी अच्छे से तेज तरक्की करे। फिर भी हम आपको सत्य बताएं, यहाँ नेशनल दूरदर्शन टेलीविज़न है, फिर भी सत्य बताएं, हम साल में एक बार झगड़ा कर बैठते थे। अरे, और मारपीट तक झगड़ा चला जाता था। मतलब आपको देख के अब तो हम यकीन भी नहीं कर सकते कि आप में इतना गुस्सा भी हो सकता है। हाँ, मतलब वो हाथापाई भी हो जाए कभी कभी। साल में एक बार बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध बार। पर फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया, देखिए कंप्यूटर्स में हमने बहुत तेजी से पढ़ना सीख लिया, टॉप भी कर लिया, लेकिन किसी ने हमको ये नहीं सिखाया अपनी भावनाओं को कैसे संभालना है, अपने मन को कैसे समझना है। क्या बात है। और वो एक कला है। वो सांसों का मन से संबंध होता है। जैसे संगीत में हम अच्छे हो सकते हैं, किसी खेल में हम अच्छे हो सकते हैं, किसी भी कला में हमको निपुण हो सकते हैं, ऐसे जीवन जीने की कला में भी हम निपुण होते हैं और उसको सीखना पड़ता है। ये तो बहुत सही बात आपने ये कही कि जीवन ऐसा हो कि उसकी महक हमारे आगे पीछे फैले, और हमारे अंदर जो होगा, अगर हम अंदर से प्रफुल्लित हैं तो हम वही प्रफुल्लता जो है आगे पीछे बांटेंगे। और जैसे तब गुरुजी कहते हैं कि जो आपके आगे पीछे के लोग हों उनको भी अच्छा लगना चाहिए, जैसे आप लोगों को मेरे साथ बैठ के लगता है। और अगर हमारे अंदर तनाव होगा, अवसाद होगा, कुंठाएँ होंगी, तो हम वही अपने आगे पीछे बिखेरेंगे। तो एक कला है जीवन को सुधारना, संवारना, अपने पुरुषार्थ से बेहतर बनाना। जानना अनुराग जी आपसे ये चाहेंगे कि हिमाचल में क्या कुछ विशेष गतिविधियां हो रही हैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को लेकर, योग को लेकर? क्या कुछ नए अनूठे प्रयास आप और आपकी संस्था कर रही है? क्या कुछ हो रहा है आपके मार्गदर्शन में? एक तो मुझे ये है कि हिमाचल आर्ट ऑफ लिविंग बहुत एक्टिव है। मैं बेंगलोर में भी देखता हूँ, हमारे बहुत सारे पूर्णकालिक शिक्षक हैं, योग के शिक्षक हैं, जो हिमाचल से आए हैं और पूरे दुनिया भर में जाके सिखा रहे हैं। बहुत खूब। मैं अफ्रीका में था काफ़ी समय, तो हिमाचल के कई शिक्षक हमारे साथ आते थे, अलग अलग जगह जाते हैं, सब जगह कर रहे हैं। तो ये एक बहुत एनकरेजिंग बात है। अभी धर्मशाला में एक बहुत योग का एक बड़ा
केंद्र गुरुदेव चाह रहे हैं कि गुरुदेव चाहते हैं कि जो ये देवभूमि है, ये योग भूमि है, ये तो भगवान शिव जी की भूमि है। बिल्कुल। तो ये योग भूमि, फोक में एक गाना भी है, हाँ, बहुत पॉपुलर, अब तो पूरा वो एक किस्म से नेशनल लेवल पर बहुत ही वो प्रसिद्ध है, शिव कैलाशों के वासी, धोली धारों के राजा। तो धोला धार के जो मालिक हैं वो तो खुद हैं, तो उनकी भूमि में योग ना हो, ये तो बहुत ऐसी बात है जो हम बर्दाश्त नहीं, स्वीकार नहीं कर सकते। सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात। और वहाँ पे अपना धौलाधार के दर्शन होते हैं, वहाँ अपना केंद्र बन रहा है बहुत बड़ा योग का, जहाँ सारी दुनिया से लोग आके योग करें। पर मैं तो वो तो ठीक है, पर तो अभी उस आश्रम में, उस केंद्र में क्या कुछ आप बना पाए हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है और क्या कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है वहाँ पे। अभी लगातार शिविर चल रहे हैं, अगले 6 महीने तक कार्यक्रम लगातार, कैलेंडर बना होता है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। तो वो आपके ही मार्गदर्शन में हो रहा है वहाँ पे सब कुछ? वहाँ पे हमारे शिक्षक हैं, आकाश जी हैं, कमलेश दीदी हैं, ये सब लोग वहाँ देखते हैं, पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं, पूरा टीम है जो पूरा देखता है। तो चल रहा है और लगातार वहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। पर मैं बोलता हूँ दुनिया भर से करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन मैं हिमाचल के लिए, मैं आजकल यहाँ रह रहा हूँ और मेरा दिल हिमाचल के लिए आता है। मुझे लगता है यहाँ हमको और प्राणायाम को, ध्यान को, योग को, सुदर्शन क्रिया को हमको अपने जीवन में लाना चाहिए। बहुत खूब, बिल्कुल लाना चाहिए। देखिए इतना सुंदर है। सुमित जी मुझसे पूछ रहे थे आपका अनुभव कैसा है धर्मशाला में रहने का। मैं कहता हूँ मैं 2 साल से लगभग रह रहा हूँ और मैं कहता हूँ धरती पे स्वर्ग है जगह, और पूरा हिमाचल ही स्वर्ग स्वरूप जगह है। आपसे और ज़्यादा सहमत हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात ये है, क्योंकि सिर्फ जगह ही नहीं, यहाँ के लोग जो हैं, क्योंकि कोई जगह जो है वो लोगों से बनती है, तो बिल्कुल बहुत शांत, बहुत ही दिव्य प्रकृति के लोग हैं। अनुराग जी, जानना आपसे चाहेंगे शिमला में क्या कुछ आपकी सेटअप्स हैं और यहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं? यहाँ पे भी हमारा बहुत एक्टिव है। हमारे यहाँ केंद्र है, पूरा एक केंद्र है। 2 जगह ऐसी हैं जो केंद्र रूप में निरंतर हमारे कार्यक्रम चलते हैं। हमारे 70 शिक्षक हैं जो अलग अलग, और हर शिक्षक अपने आप में एक केंद्र है। क्या बात है। तो मुझे बड़ी आके खुशी हुई दूरदर्शन में जब मैं आया, यहाँ पे सभी लोगों ने ग्रीट किया, सब मुस्कुरा रहे हैं और जय गुरुदेव बोला कि यहाँ सब लोग सुदर्शन क्रिया सीखे हुए हैं, करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी लगी। इसी को कंटिन्यू करते हुए मुझे लगता है कि हिमाचल में हम इस चीज़ को, योग को, ध्यान को और करेंगे तो नशे को लेके जो है, मुझे ये इतनी सुंदर स्वर्ग जैसी जगह लगी, लेकिन मुझे जगह जगह शराब की दुकानें भी दिखी और वो देख के मेरा दिल को थोड़ा कुंठा भी हुई। मुझे लगा हमारे पास योग का नशा है, शिव नाम का नशा है, प्राणायाम का, इससे ऊपर खुशी और हमारे को तनाव मुक्ति देने वाला कोई चीज़ नहीं है। तो क्यों ना हम PhD लेवल का नशा करें, क्यों हम 5वीं 6ठी क्लास के किसी नशे में जाएं। बिल्कुल। जो अर्थव्यवस्था है हिमाचल की वो पर्यटन पर निर्भर है। हाँ। और जब पर्यटक लोग आते हैं तो सब लोग वो एक शुद्ध भाव लेकर नहीं आते। हाँ। और यहाँ पे तो हमारे देव संस्कृति है, और जिन कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे हमने बात की, इतने अच्छे प्राकृतिक स्थान हैं हमारे पास, और एक बड़ा अद्भुत सा तरीका है कि हम उनको देवी देवताओं से जोड़ के ये मानते हैं कि यहाँ पर गंद नहीं फैलाना है ना, सफाई रखनी है, ये एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मगर कई बार हम देखते हैं कि पर्यटन की वजह से बहुत सारी गंदगी जो भौतिक चीज़ों में भी है, विचारों में भी है, और मुझे लगता है जो आपने जिक्र किया नशे का, या काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उस वजह से भी। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दिव्यता से जुड़ें और जो हमारी संस्कृति है उसको फिर से समझें और साफ़ सफाई रखें, खासकर देवस्थान जो हैं उनमें, और बाकी अन्य जगहें जो हैं वहाँ पर भी रखना चाहिए हमें। तो ये जो एक धारा है, उल्टी धारा जो है, इसको हमें अपने तपस्या से, ध्यान से उससे रोकना है और आगे बढ़ना है। जो हम कार्यक्रम की शुरुआत में बात कर रहे थे कि कई बार हम अपनी चीज़ों को नहीं पहचानते हैं, हमें लगता है कि ये तो घर की बात है, कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। आप तो योग को लेके विश्व के बहुत सारे देशों में गए, अफ्रीका में और अन्य मुल्कों में गए जहाँ पे योग उनके लिए एक नई चीज़ है। तो वो नए लोगों को बताना कि दिव्यता है, कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, उनको योग से परिचित करवाना, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहता है। किस प्रकार का अनुभव है ये? बाहर कई बार मैं देखता हूँ लोग ज़्यादा वैल्यू भी करते हैं
और मानव तो मनुष्य है, और मनुष्य से जुड़ी हुई परेशानियां भी एक जैसी हैं, जहाँ भी जाएं एक जैसा ही होता है। वहाँ हमने चर्चिज में बड़े सारे प्रोग्राम किए। अरे वाह, हाँ, अच्छा। सब जाते हैं, चूंकि खुशी को सब समझते हैं, तनाव मुक्ति को हर व्यक्ति समझता है, अच्छे जीवन में अच्छा करने को हर व्यक्ति समझता है, परफॉर्मेंस को हर व्यक्ति समझता है। क्या बात है। तो रिसेप्टिविटी तो लोगों में है, सब जगह दुनिया भर में है। तभी आज आर्ट ऑफ लिविंग 187 देशों में है, और सब जगह बहुत अच्छे से लोग जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो किन किन देशों में आपने प्रचार प्रसार किया योग का? मेरा व्यक्तिगत रूप से अफ्रीका में ज़्यादा मैं जाता था, तो अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में जाता था, वहाँ प्रोग्राम करते थे। अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग भी बहुत हैं। अच्छा जी। और बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भारतीय मूल के लोग वहाँ लोकल इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई देशों में तो पूरा व्यवस्था संभालते हैं वो लोग, अर्थव्यवस्था भी संभालते हैं और व्यवस्था में भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो बढ़ चढ़ के योग में, ध्यान के, इस सब में खुद भी इन्वॉल्व होते हैं, और लोकल जो वहाँ की कम्युनिटी है, वहाँ के लोकल लोग हैं, नेटिव्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से जोड़ते हैं उनके लिए। तो वहाँ पे योग का प्रचार प्रसार करना और हिमाचल में योग का प्रचार प्रसार करना कितना अंतर रहता है? किस तरह से आप उसको अप्रोच आपकी किस तरह से भिन्न रहती है? यहाँ पे क्या कुछ खास? देखिए, यहाँ ये बात तो ठीक है, यहाँ भक्ति को हमारे यहाँ व्यक्ति बहुत आसानी से समझता है। हमारे संस्कारों में भगवान से जुड़ना हमने बचपन से देखा होता है। जो बच्चे नहीं भी मानते हैं युवावस्था में, बड़े होकर वो भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को परिवार में देखा होता है। तो हमारे संस्कारों में है। तो हमारे लिए भगवान से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना, इसकी बात करना, ये सहज है। बाहर एक ये है कि थोड़ा हम उनके जो फायदे हैं उससे हम ज़्यादा करते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी आएगी मन के अंदर, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और व्यक्तिगत विकास के लिए व्यक्ति ज़्यादा आते हैं, पर फिर वो भी कहीं ना कहीं अपनी आत्मा से और भगवान से जुड़ना शुरू कर देते हैं। ये बात तो है। आपके मैं कुछ फोटोग्राफ्स देख रहा था जो आपने स्कूलों में जाके, तो जो छोटे बच्चे हैं वो कितना समझ पाते हैं योग को या उसके महत्व को? बच्चों को तो 7-8 साल से पहले किसी योग की जरूरत नहीं होती है। हर बच्चा पैदाइशी एक योगी है। हर बच्चा पैदाइशी एक योगी है। क्या बात है। सारा हम योग में जो सिखाते हैं उनको सब आता है। हम एक तरह से हम बोलते भूले हुए को याद दिलाने का काम होता है। जी, मूलता है तो यही कार्य है। भूले हुए को याद दिलाने का सारा योग की जितनी भी हमारी कार्यशालाएं हैं, भूले को याद दिलाने का काम है। तो यही है, हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। और बच्चे तो बहुत अच्छा करते ही हैं। तो वहाँ बड़े स्कूलों में जाते थे, सब बच्चों को ध्यान कराते थे, गेम्स कराते थे, अफ्रीका में खूब जाके। मुझे लगता है एक बहुत ख़ास बात जो श्री श्री योगा के बारे में है और जो गुरुदेव के बारे में, अक्सर हम जब अध्यात्म को लेते हैं तो बहुत संजीदगी के साथ, चेहरे पे बहुत सा ऐसे वो रोब रख कर या ऐसा रख के, पर गुरुजी का सब कुछ बहुत सहज है, हंसते हंसते है। तो वो योग, श्री श्री योग भी बहुत एक सहज प्रक्रिया है। एकदम सहज, सच्ची में एकदम सहज, आसानी से जो हर व्यक्ति कर सके। अनुराग जी, आप तो खुद कॉरपोरेट वर्ल्ड से आए, जैसा आपने बताया, बहुत एक्सटर्नलाइज्ड, बाह्य आपका बहुत ध्यान था, और मगर वो समय कुछ और था। आज हम बात करते हैं जेन जी की, तो मुझे ये लग रहा है कि जेन जी में ज़्यादा एक आकर्षण है योग के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति। क्या ये बात सही है? आपको भी ऐसा लगता है? एकदम, बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये लोग ज़्यादा अवेयर हैं, ये लोग ध्यान में रुचि है। और एक ये भी है कि एक्सपोजर करके बहुत जल्दी बहुत कुछ देख लिया, तो वो समझ गए कि कुछ ज़्यादा है नहीं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में इतना कुछ रखा नहीं है। जो एक रियल हाई है, जो एक सही में चाहिए जीवन में, वो एक दूसरे डायमेंशन में ही जाना पड़ेगा उसके लिए, अपने से कनेक्ट ही होना पड़ेगा। और जेन जी इस चीज़ को समझने लगा है, इसलिए मेडिटेशन में, योगा में उनका रुचि, खान पान में उनका अवेयरनेस बहुत मैं देखता हूँ। वेजिटेरियनिज्म के लिए, इस सब चीज़ों के लिए बहुत
बढ़ा है, ये बात मतलब एक हमारी जो जनरेशन थी जो इन चीज़ों की तरफ दौड़ रही थी, अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने देख लिया है कि इन चीज़ों में ज़्यादा सार है नहीं, सच्ची में, तो उन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए जिनमें सार है, जो हमें वाकई हमारे जीवन को सुंदर और सुदृढ़ करते हैं। वर्ल्ड योगा डे आ रहा है और ये भारत के लिए एक बड़े, हम सब के लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व को जो एक योग गुरु के रूप में देखा जा रहा है और जो हमारी एक कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड कल्चर को, उसको यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज करके इसको वर्ल्ड योगा डे के। तो आप लोग क्या कुछ खास करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ विशेष हिमाचल में आर्ट ऑफ लिविंग करने जा रहे हैं? हम बढ़ चढ़ के करते हैं। हम अक्सर ये बोलते हैं सुमित जी, योगा डे ठीक है करने के लिए बहुत अच्छा है, दुनिया भर में बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुई है, बट योगा एक डे के लिए नहीं होना चाहिए। योगा तो हर डे योगा डे है। तो एक तरह से आर्ट ऑफ लिविंग और श्री श्री योग, हम योगा डे पूरा साल करते ही रहते हैं और हम चाहते हैं सब योगा डे रोज करो, रोज 20 मिनट आधा घंटा थोड़ा थोड़ा योग करें, अपने से रोज जुड़ें तो रोज योगा डे हो। पर हाँ, कुछ सोए को जगाने के लिए एक डे भी करना होता है सबको करने के लिए। तो पूरा हिमाचल भर में हर शहर में कार्यक्रम होंगे, ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग सब जगह बड़े प्रोग्राम करती है, सब जगह इकट्ठे होकर अब रोज करते हैं। रोज हमारे योगा शिविर चल रहे हैं जिसमें आप ऑनलाइन चैलेंज चल रहे हैं, 14 दिन का योगा चैलेंज आप करिए। इस तरह से ऑनलाइन इसमें लाखों लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन योगा चैलेंज में, वो करते हैं। हमारे सब केंद्रों पे योगा के सेशंस चलेंगे और योगा डे पे एक बड़ी गैदरिंग हर चैप्टर में, हर शहर में। हिमाचल में तो गांव में मैंने देखा है, अपना हमारे केंद्र है आर्ट ऑफ लिविंग के, तो वहाँ पे भी आपका ये सब होगा। शिमला में कुछ खास करने की योजना अगर हो तो? शिमला में ज़रूर होगा। शिमला में जितने हमारे केंद्र हैं सब पे हमारा योगा डे का कार्यक्रम होगा। एक विशेष रूप से एक बड़ा कार्यक्रम हम योगा डे पे करेंगे जहाँ सब लोग, शिमला के लोग के चैप्टर इकट्ठे होंगे। सब लोग आप आमंत्रित हैं, आप सब लोग उसमें आइए, बैठिए और एक सहज रूप में योगा करूँगा। उसका स्थान, वेन्यू आपने निर्धारित कर लिया है कि अभी चुनना उसका है? जानकारी देंगे अभी, टाइम आने पे देंगे। अच्छा, योग को लोग अलग अलग कारणों की वजह से अप्रोच करते हैं, उसके पास आते हैं, और इस बार का जो विषय है वो ये है कि हेल्दी एजिंग में योग किस तरह से अपना योगदान दे सकता है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए योगा कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको लगता है कि ये सोच जो है वो ठीक है कि योग जो है बुज़ुर्ग लोगों के लिए एक अलग तरह से करने की आवश्यकता है, या उनके लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है? देखिए, योग उपयुक्त तो सबके लिए है। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला, मेरे आर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी सब आते हैं। चारों प्रकार के योग आते हैं। परेशानी है, शरीर का रोग है तो योगा तो समाधान, प्रिवेंटिव योगा, क्यूरेटिव योगा या थेरेप्यूटिक योगा। कोई काम सिद्ध करना है, उसके लिए कुशलता चाहिए, योगा कर्मेषु कौशलम भगवान कृष्ण ने बोला। देखिए, कुशलता आएगी जीवन में, आपको किसी भी तरह का स्किल चाहिए, योग करके आपको वो स्किल आएगी, तो उसके लिए योग है। आप स्किलफुल हैं लेकिन जीवन में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर गूगल नहीं दे सकता, एआई में उत्तर नहीं मिलता, तो ऐसी जिज्ञासु को उत्तर मिलने लगते हैं। और ज्ञानी को ऐसी एकत्व होने लगता है, अपने में ईश्वर में अंतर नहीं रहता। ज्ञानी को अनुभूत होने लगती है, ऐसी भक्ति खिलने लगती है, खुशी खिलने लगती है अंदर से। तो योगा तो सबके लिए है। पर हाँ, इस साल का विषय है एजिंग के लिए। हाँ, योगी कभी उम्र नहीं होती, योगा करने वालों की कभी उम्र नहीं होती। एजलेस बॉडी और टाइमलेस माइंड। दीपक चोपड़ा जी, ये योग से हमको आता है, ये होता है। तो जो भी लोग ये चाहते हैं कि जो बॉडी है उस पे उम्र का प्रभाव कम हो और हमारा मन मस्तिष्क जो है वो मुक्त रहे, तो उनको योग में आना चाहिए। बिल्कुल। योग का उद्देश्य सिर्फ शरीर को ही स्पष्ट बनाए रखना, सुदृढ़ बनाए रखना, स्वस्थ बनाए रखना नहीं है। योग का उद्देश्य कुछ और है। तो जो शरीर है ये हमारा एक आधारभूत है, इसलिए इस पर काम करना ज़रूरी है। ये आप श्री श्री योग में मानते हैं? सुमित जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे। देखिए, शरीर का निरोगी होना तो ज़रूरी है। और अभी यूनाइटेड नेशंस ने भी अभी अपनी हेल्थ की डेफिनेशन चेंज करी कुछ साल पहले। वो बोल रहे हैं डिजीज फ्री बॉडी, स्ट्रेस फ्री माइंड, हैप्पी माइंड। बिल्कुल। इस योगा
इज हेल्थ। नाउ साइंस अभी मानती है कि बीमारियां साइकोसेमेटिक होती है नेचर में। बिल्कुल। मतलब पहले मन दुखी होता है, मन परेशान होता है, तब शरीर में रोग आते हैं। तो मन पे काम करके, सिर्फ शरीर पे ना काम करके मन को खुश रखना और शरीर को निरोगी रखना, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो शरीर को निरोगी भी करना है, मन को खुश भी करना है। क्या बात है। तो आपका जो योग का दृष्टिकोण है वह ये कि हमें शुरुआत मन से करनी है, और मन को साधने का सबसे आसान तरीका जो है वो ब्रेथ है। मैं कहता हूँ दोनों चीज़ें। आप निरोगी हो तो पहले शरीर के आप जो मेडिकल को डेफिनेटली करिए, आप जो कभी भी डॉक्टर जो कह रहे हैं, जो इलाज आप कर रहे हैं वो करिए, साथ में योगा का सहारा लीजिए शरीर को निरोगी करने के लिए, वहाँ जरूर करिए। और साथ में प्राणायाम से, सांस के द्वारा मन पे काम करके मन से भी तनाव छोड़िए, मन से नकारात्मकता छूटे। जब आप मन से शुरुआत करें और मन से शरीर तक आप आए, तो दोनों तरह से, शरीर से मन और मन से शरीर, दोनों तरह से, दोनों ही अप्रोच लेते हैं। चलिए अब आपसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं आपके निजी जीवन के बारे में। मेरठ में आपका जन्म हुआ, मेरठ से आप हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? इंजीनियरिंग आपने की? मैंने लखनऊ से इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर्स में। फिर उसके बाद आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए। हाँ, मैंने 10 साल दुनिया भर में काम किया। दुनिया भर में काम हाँ किया? जी, हाँ, मैं विदेश में भी रहा कई साल। तो ये मन में ये विचार कब आया कि अब ये सब कुछ छोड़ देना है, बहुत हो गया? छोड़ा तो नहीं, एक तरह से मैंने रोल बदल लिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मैं ह्यूमन इंजीनियरिंग में आ गए। क्या बात है। एक टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी सीखी जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा सुपीरियर लगी हमको। क्या बात है। तो हमें आर्ट ऑफ लिविंग में आके मिली, और संस्कारों में तो था, हमारी माताजी बहुत आध्यात्मिक थे, घर में सत्संग होते थे, बचपन से हम वो चीज़ें देखते थे। बहुत खूब। तो फिर लगा कि और सॉफ्टवेयर डेवलप करके दुनिया कॉम्प्लिकेटेड ही होगी। अच्छा। और मुझे लगा आर्ट ऑफ लिविंग सिंप्लीफाई कर रही है, लोगों के जीवन में खुशी ला रही है। मुझे उसमें अपना पर्पस लगा। तो वो डिसाइसिव पॉइंट वही था जब आप गुरुदेव से मिले? हाँ, गुरुदेव से भी मिले, और कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हुई जीवन की, मुझे लगता है इस ज्ञान की ज़रूरत हर व्यक्ति को है। व्यक्ति परिवारों में कई बार खुशी नहीं है, कई परिवारों में व्यक्ति दुखी हो जाता है। हम अपने मन के बनाए हुए ही अज्ञान से व्यक्ति दुखी हो जाता है। और योग से, ध्यान से, ज्ञान से वो ज्ञान का जाला हटाया जा सकता है, तो व्यक्ति खुशी हो सकता है, असली खुशी को पा सकता है। तो वो कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि अब मेरे को ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के बस गुरुजी का काम करना है, उनकी सानिध्य में रहना है, उनकी सेवा करना है? पहले तो मुझे नहीं लगता था। पहले तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे तो कॉर्पोरेट के साथ ही करता, मुझे सेवा करनी है, कॉर्पोरेट के साथ करूँगा, क्योंकि मैं तो मैनेजर था और मैं अपनी कंपनी से, जॉब से बहुत खुश था। कुछ कार्यक्रमों में ऐसे गहरे दिव्य अनुभव भी हुए, और फिर मुझे अंदर से एक बहुत प्रज्ञा जागी, अंदर से मुझे एक अनुभूति हुई कि नहीं, मेरा जीवन ये करने के लिए है। फिर भी मैं एकदम से नहीं कूद पड़ा। मैं 1 साल के लिए मैंने सोचा 1 साल के लिए मैं कर सकता हूँ, तो 1 साल के लिए मैं केवल सेवा के क्षेत्र में रहता हूँ। और फिर हमें भाग गया, अभी तो हमें 20 साल हो गए। तो शुरुआत कहाँ से की आपने ये सेवा करने की? बेंगलोर आश्रम से? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और मेरे मन में ये लगता था कि उत्तर प्रदेश में उस समय आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत कम 30 शिक्षक थे पूरे, और उस समय 18 करोड़ लोग थे उत्तर प्रदेश में। तो मुझे ये लगता था कि ये मेरा कर्म भूमि है। तो मैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जाके शिविर कराने शुरू की। इस तरह से शुरुआत हुई थी। कितना अच्छा लगता है लोगों के चेहरे पे मुस्कान बिखेरना। सुमित जी, इससे बड़ी संतुष्टि नहीं लगती कुछ, इससे बड़ी संतुष्टि नहीं लगती। खुशी देने की, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आता है उसको देखने की जो खुशी है। कई लोग, कुछ ऐसे व्यक्तिगत अनुभव हैं, कई लोग मुझे पर्सनली आके बोलते हैं कि आप ये ध्यान नहीं कराते, क्रिया आप नहीं कराते, तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता। तो वो चीज़ें
वो चीज़ें दिल को बहुत छूती हैं कि किसी के काम आए। तो उस तरह से फिर बड़ी संतुष्टि लगी और जीवन आगे बढ़ता चला गया। कंप्यूटर्स की बात आपने की और आपकी ज़िंदगी उनसे जुड़ी थी। मुझे लगता है कंप्यूटर्स ने हमारी ज़िंदगी को बहुत सरल बना दिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स भी बनाया है मगर सरल इस सेंस में बनाया है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास बस एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आ जाती हैं। ये अब तो ये है कि खाने पीने की चीज़ें भी आपने मंगवानी है तो अब कंप्यूटर पे नहीं, कंप्यूटर से तो अब हम मोबाइल पर आ गए, ऐप्स पर आ गए। तो उस तरह से तो हमारा जीवन सुख सुविधाओं से बढ़ता जा रहा है, संपूर्ण होता जा रहा है, मगर इन्हीं की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं पर आदमी अकेला पड़ता जा रहा है। परिवार बिखरते जा रहे हैं और वो जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़ने की भावना है वो कम होती जा रही है। और उसका फिर दूसरा परिणाम ये हो रहा है कि फिर लोग स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे आप दिल की बात कर सकें। और ये अकेलापन कहा जाता है कि ये इस सदी की सबसे बड़ी महामारी होने वाला है। सच्ची में। तो आप जो काम कर रहे हैं कि इस प्रकार के शिविर करना, लोगों को जोड़ना, उनको स्ट्रेस से बाहर निकालना, आपको लगता है कि ये जो एकांकीपन की महामारी है उससे आप जूझने में लोगों की मदद कर रहे हैं? हाँ, ये क्योंकि यही चीज़ें जो अकेलापन है, एकाकीपन है, इससे निकलने में तो ये चीज़ें ही काम आएंगी। इकट्ठा बैठ के खाना खाओ, यही सत्संग है। घर में एटलीस्ट एक बार इकट्ठा बैठो, कुछ गाने गाओ, बैठ के इकट्ठे कुछ करो, कहीं तो कुछ बैठ के सब चीज़ें करो। ये सत्संग माने यही तो क्या, सत्य की बात करो, सत्य का संग करो, थोड़ा योग साथ में करो, गाओ बजाओ, बैठो साथ में, तो अकेलापन कहाँ रहेगा फिर। बट आप सही कह रहे हो, ये बड़ी परेशानी है। घर के लोग ही 4 लोग होते, चारों अलग अलग मोबाइल लेके उसमें लगे रहते। कई बार एक दूसरे को बोलते नाइस टू सी यू, बड़े दिनों बाद देखा, एक साथ ही रहते। आपका कुछ संबंध क्या बेंगलोर आश्रम के साथ भी रहा है, जो मुख्य आश्रम है आर्ट ऑफ लिविंग का? तो है, मैं काफ़ी समय वहाँ जाके रहा भी हूँ और रहता भी हूँ। तो आर्ट ऑफ लिविंग का हेडक्वार्टर्स है। तो आपने उस आश्रम को किस प्रकार फलते फूलते देखा है? सुमित जी, जब शुरुआत हुई तो हमने सुना है कि बिल्कुल खाली जगह थी और गुरुदेव ने बस देखा कि यही है, और अब तो सुना है कि बहुत सुंदर है, वहाँ पे झीलें हैं और गुरुकुल है। तो क्या कुछ खास हो रहा है, अगर आप हमें कुछ बता सकें? मैं एक बोलता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग में बड़े चमत्कारों में से एक आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम एक चमत्कार है। क्या बात। ग्राउंड वाटर नहीं था जब वो जगह मिली थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। कोई लाल पथरीली जमीन, कोई पानी नहीं होता नीचे, तो गवर्नमेंट ने भी दे दी कि भाई कर लीजिए। 500 से ज़्यादा स्पेसीज हैं अभी आश्रम के अंदर। अच्छा। 260 से ज़्यादा अलग अलग हर्ब्स होते हैं आश्रम के अंदर। अरे 56 तरह की तितलियां हैं अभी आश्रम, सिर्फ तितलियां। क्या बात। जहाँ जीवन पनपता है, वहाँ सारी हर तरह से सृष्टि पनपती है, हर तरह की प्रचुरता पनपती है। आसपास के गांव में समृद्धि आ गई है दूर दूर तक। तो अध्यात्म से समृद्धि आती है, खुशी आती है। क्या बात है। और वहाँ तरंगे बदल जाती हैं। तो वहाँ वो तरंगे हैं जहाँ आप जाते हो। हम कितने थके हारे 2 दिन बाद भी आश्रम जाते हैं, गेट में कदम रखते ही बोलते हैं सब थकावट निकल गई जैसे। ऐसा लगता है। क्या बात है। आपसे ये जानना चाहेंगे क्या महत्वपूर्ण है, विशिष्ट व्यक्ति महत्वपूर्ण है, संतों का साथ महत्वपूर्ण है, या स्थान महत्वपूर्ण है? आश्रम महत्वपूर्ण है? देखिए, स्थान तो बहुत है। हम एक पूरा राष्ट्रीय स्तर का एक मीटिंग था और उसमें पूरे राष्ट्र के जितने भी संभालने वाले अलग अलग राज्य से सब लोग बैठे हुए थे। और गुरुदेव आते हैं, आके बैठते हैं, बोलते हैं पिछले 38 ईयर्स हुए थे, अभी तो 45 साल हो गए, 5-6 साल पहले की बात है। पिछले 39 सालों में हमने ना बिल्डिंगें बनाई हैं, ना आश्रम बनाए हैं, ना संस्थानें बनाई हैं, ना कोर्सेज बनाए हैं, सिर्फ लोग बनाए। क्या बात है। इसलिए संस्था का नाम पहले भारत में व्यक्ति विकास केंद्र था। जी, हिंदी में व्यक्ति विकास। तो आपने एकदम जड़ की बात कह दी है कि व्यक्ति से, संत से, चेतना से जगह चलती है। बहुत खूब। तो इस प्रयास में, व्यक्ति निर्माण के इस प्रयास में आप बहुत सारे इवेंट्स करते रहते हैं, उत्सव करते रहते हैं, और एक बहुत बड़ा इवेंट जो मुझे भी देखने का मौका मिला, वो आपका वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल था दिल्ली में। तो आपने, मुझे मालूम है कि उसके लिए बड़ा खास कुछ प्रयास आपने किया,
तो वो क्या कुछ था उसके बारे में हम बताएं। उसके संत समागम, जी संत समागम था उसका, उसमें हम उसके ऑर्गेनाइजिंग में टीम के हिस्सा थे, वो कर रहे थे। तो उसमें 1000 से भी ज़्यादा संत पूरे देश भर से एक स्टेज पे एक समागम हुआ था, उसमें सभी संत थे। तो बहुत, और विश्व भर की हमें संस्कृति देखने की भी झलक मिली और अध्यात्म से प्रेरित वो। पर अक्सर ये मुश्किल सा कार्य रहता है क्योंकि संत इकट्ठे नहीं होते हैं है ना, उनको थोड़ा इकट्ठा करना कठिन कार्य है। पर मुझे लगता है कि अब देश को हम जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब चीज़ें इकट्ठी हों। और इसीलिए जब मैं सोच रहा था कि क्या कुछ नया किया जाए इस प्रोग्राम में, तो मुझे लगा ये हम अर्श ज्ञान प्रवाह की बात करें, क्योंकि ऋषियों का जो ज्ञान है वो सबका है, सबके लिए साझा है। और श्री श्री गुरुदेव की तरह से बहुत सारे महापुरुष हैं जो अपनी अपनी तरह से इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आधुनिक दौर में क्या महत्वपूर्ण है, खुश रहना महत्वपूर्ण है, किस तरह से जीवन को सरल बनाया जाए, जीवन जीने की कला सिखाई जाए। तो उन सब लोगों को जो आपने कार्य किया कि एक प्लेटफॉर्म पे उनको लाएं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि जीवन को निरंतर अच्छा बनाएं। और वो तभी बन सकता है जब हम आत्मा से जुड़े हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उससे जुड़े हैं। तो आज आप अनुराग योगी जी हमारे साथ रहे और आपने विस्तार पूर्वक इतनी जानकारी दी आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में, और आने वाले समय में वर्ल्ड योगा डे पे आप क्या कुछ करने वाले हैं उसके बारे में। तो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और चलते चलते आपसे ये विनती करेंगे कि कोई संदेश अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, ख़ास तौर पे युवाओं के लिए, तो आप वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग ये योग को, ध्यान को अपना जीवन शैली में जोड़ लीजिए। आप बड़े से बड़े सपने हम साकार कर सकते हैं अपनी अंदर की शक्ति से, अपनी अंदर की कुशलता से, जो कि योग से प्राप्त होती है, उससे आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस योगा डे पे सिर्फ डे ना रहने दीजिए योगा को, आप जुट जाइए। भारत एक बहुत अच्छे फेज से गुजर रहा है, दुनिया में चुनौतियां चल रही हैं, लेकिन भारत की फेज़ अभी बहुत अच्छी है, पूरा देश सही दिशा में जा रहा है। आप योग को, ध्यान को अपनी जीवन शैली में लाइए। आप भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी आपका। तो दर्शकों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ संपन्न करना चाहेंगे, मगर आपको चलते चलते ये आश्वासन देना चाहेंगे कि हर मंगलवार हम आपके लिए इसी तरह से अर्श ज्ञान प्रवाह साझा करता रहेंगे आपके साथ। और अब आपसे अनुमति चाहेंगे, आपसे तो अनुमति चाहेंगे, मगर हम आपके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं और आपसे किस प्रकार के सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं, उसके लिए एक संदेश है, वो आप देखिए। और फिलहाल मुझे यानी सुमित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। परिवर्तन जीवन का नियम है, तो फिर हमारा आने वाला कल गुजरे कल से बेहतर क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही प्रयास हम करने जा रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल के लिए, और इस प्रयास में हम चाहते हैं आपका सहयोग। कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम, कैसे हम उन्हें जोड़ सकते हैं आपके सरोकारों के साथ? तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपके लोक सेवा प्रसारक। तो साझा करिए हमारे साथ आप अपने विचार, बताइए हमें कि आप क्या सोचते हैं और क्या है आपका दृष्टिकोण। मगर कैसे? कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर मेल करें। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं दूरदर्शन के नए रंग आपके संग।